अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के कुछ ऐसे मंसूबों के हवाले से जो मुस्तक़बिल के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का सियासी माहौल है या जो पाकिस्तान का तर्ज सियासत है सियासी जमातों का, वो किसी भी ऐसे मनसूबे के खिलाफ हमें पहले जाते हुए नजर आते हैं जिसके मुस्तक़बिल में कुछ हमें फ्रूटफुल असरात नजर आ रहे हों। और अगर हम इसी तरह से बात करें इस वक्त पाकिस्तान के एक ऐसे मनसूबे की जिसको ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कहा जा रहा है, और इस मनसूबे का भी मकसद ये है कि एक ऐसे इलाके को जो किसी ज़माने में सरसब्ज़ो शादाब हुआ करता था लेकिन फिर कुछ वजूहात की वजह से बंजर ज़मीन के टुकड़े में तब्दील हो गया, एक बार फिर उसके रिवाइवल की सोची गई है, बेहतरी की सोची गई है और इसके लिए उन नहरों को दोबारा से फंक्शनल करने का मंसूबा बनाया गया है जो काफ़ी अरसे से गैर फाल पड़ी हुई हैं और नॉन एक्टिव हैं। इस पर कुछ हम बातचीत करेंगे, साथ साथ हम कुछ बातचीत करेंगे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। बिलखुसूस काफ़ी प्लानिंग्स की जाती हैं, बिलखुसूस कराची शहर के हवाले से ट्रैफिक के निज़ाम की बेहतरी के लिए और उसकी रवानी को बेहतर अंदाज में जारी रखने के लिए जो खुसूसी प्लान्स मरतब किए जाते हैं, रमज़ानुल मुबारक के आते ही वो प्लान्स को नाकाम होते हुए नजर आते हैं। और क्या वजूहात हैं कि इफ्तार से चंद लम्हात कबल सड़कों पर ट्रैफिक का इज़्तिहाम नजर आता है। साथ साथ हम कुछ बातचीत करेंगे कि जी गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के भी बड़े दावे किए गए थे कमिश्नर कराची और उनकी टीम की जानिब से कि गिरा फरोशी की का जो तमाम तर सूरत हाल है उसको काबू में लाने के लिए जो इक़दाम किए गए हैं या जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उससे रमज़ानुल मुबारक में महंगाई का तूफान कंट्रोल करने में हम कामयाब रहेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नहीं नजर आ रहा और तमाम तर जो कंट्रोल करने के दावे थे वो धरे के धरे रह जाएंगे। साथ साथ बात करेंगे एक ऐसे क्राइम केस के हवाले से जिसकी गुत्थी ताहाल सुलझने में नहीं आ रही है और वो केस है कराची के इलाके डिफेंस से मुस्तफा कत्ल केस का मुअम्मा जो ताहाल हल नहीं हो सका है और अब तक ये नहीं पता चल सका कि आखिर कत्ल की वजूहात क्या थी। लेकिन सबसे पहले हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है। चोलिस्तान का वो इलाका जिसको सैराब करने के लिए नहरों को फंक्शनल करने का मंसूबा बनाया गया है। दरिया सतलुज से जो नहरें निकलती थी उनको एक बार फिर फाल किया जाएगा, लेकिन इसको क्यों पॉलिटिसाइज किया जा रहा है या ऐसे किसी भी मंसूबे को क्यों सियासत की नजर कर दिया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन के ASP नासिर शाह बुखारी साहब, उनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की हम बात कर रहे हैं और तरक्की की हम बात कर रहे हैं, मुल्की तरक्की की हम बात कर रहे हैं। ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है इसका बुनियादी मकसद सबको मालूम है कि क्या है और क्या इसके रीजंस हैं और किसकी वजह से ये तमाम तर मंसूबा अमल में लाया जा रहा है, लेकिन जो कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जिसको बुनियाद बनाकर तनाज़ा बिला वजह का खड़ा कर दिया गया है, क्या आप समझते हैं कि वाकई कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज़ कर रही है, या क्या इसकी असल टेक्निकलिटीज़ हैं वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नहरी निज़ाम है दरिया सतलज वाला जिससे चोलिस्तान सैराब होगा वो क्या तमाम तर चीज़ें हैं, हमारे देखने वालों को थोड़ा बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये नई कनाल है हेड सुलेमान की जो कि सतलुज दरिया के निज़ाम पर बनाया गया था और आपको मालूम है कि सतलुज जो है वो हिंदुस्तान में जो जब पानी की तकसीम हुई 1962 में, हमारे माहदे हुए 61-62 में, उसके बाद से इसका जो पानी है उसका हिस्सा हिंदुस्तान के पास है। लेकिन सिर्फ जब हमारे यहाँ सैलाब आते हैं तो उस वक्त इसका पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ खोला जाता है और जब ये खोला जाता है तो हेड सुलेमानी के ऊपर इसकी स्टोरेज की जाती है। अब ये जो ख्याल है कि ये कोई ऐसी नहर है जिसमें कि सिंध के पानी से जो है इसको इस्तेमाल किया जाएगा, तो मेरा ख्याल है ये गलतफहमी पर एक मुश्तमिल एक ख्याल बन गया है। इसका दरिया सिंध के पानी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये बात हम समझ लें तो फिर हमारे लिए आसानी ये होगी कि हम ये भी देख लें कि जो हमारे पास 1991 का मुआहदा मौजूद है पानी की तकसीम के सिलसिले में, उसमें सिंध का हिस्सा जो है वो 42% है। अगर सिंध को अपने 42% के हिस्से से एक बूंद भी कम पानी मिलेगी तो हमें उस पर एतराज होगा कि सिंध को उसका हिस्सा पूरा मिलना चाहिए। और पंजाब का हिस्सा जो है वो 48% है, करीबन 47.9 कुछ। अब अगर उसको एक बूंद पंजाब को पानी ज्यादा मिलेगा तो भी हमें एतराज होना चाहिए कि पंजाब ने जो है वो पानी कैसे ज्यादा ले लिया। जबकि ये जो एक स्कीम के तहत जो महफूज शहीद कनाल बनाई जा रही है इसका एक तो दरिया सिंध से कोई ताल्लुक नहीं है।
बाकी जो कनाल जिसके मुतालिक के जिसको 6 कनाल्स का नाम दिया जा रहा है, वो असल में हर एक सूबे का यह हक है कि वो अपने पानी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने यहाँ जो रिपेयर्स का काम है वो कर सकें। और वक्त के साथ साथ कनाल्स के अंदर रिपेयर्स जो है उनका इशू आ जाता है। लेकिन ये जो महफूज शहीद कनाल है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है उस रिपेयर से। ये वो उनके जो एडिशनल कनाल उनके यहाँ जो के रिपेयर के जिनको जरूरत है, वो उसके रिपेयर की बात की जाती है, जिसको 6 कनाल का नाम दे दिया जाता है। लेकिन जो मैंने एक बुनियादी मसला आपको पेश कर दिया कि जब हमारे पास ये मुआहदा मौजूद है तो इसको कौन इंश्योर करेगा कि ये पानी जो है ये हमें सही और पूरा मिल रहा है। अब जो पुराना जमाना था उसमें तो लोगों को मतलब जो है ये कहा जा सकता था कि जी हमें कैसे पता चलेगा, लेकिन जब सैटेलाइट का निजाम मौजूद है और खास तौर पे सूबे जो हैं वो अपनी ज़रूरी टैक्सेस के हसूल के सिलसिले में LIMS को, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं कि वो काश्तकार के पास कितनी पैदावार है वो सैटेलाइट बता सके। तो ये पानी का जो अखराज है गुड्डू के मुकाम पर, उसको कैलकुलेट करने में कितनी देर लग सकती है, या जहां वो पानी पंजाब में दाखिल होता है उस पानी को वहां पर कैलकुलेट करने में उस सैटेलाइट के इस्तेमाल से कितनी देर लग सकती है। हमने टेलीमीटरिंग का भी बहुत जिक्र सुना, लेकिन हम टेलीमीटरिंग से भी बहुत आगे निकल गए हैं जब से ये सैटेलाइट का निजाम आया है। अगर आप पाकिस्तानी सैटेलाइट नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आप एक बाहर का इंटरनेशनल सैटेलाइट जो है जिस पर आपको भरोसा हो, उस सैटेलाइट की सर्विसेज ले लें और अपने पास जो है यहाँ लगा लेना सिंध में कि जी हमें सैटेलाइट की 24 आवर जो है मूवमेंट मिलनी चाहिए कि पानी कितना जो है गुड्डू में दाखिल हो रहा है और कितना पंजाब में दाखिल हो रहा है। सही। तो ये मसला जो है ये बड़ी सहूलत और बड़ी आसानी से हल हो सकता है। इसमें इंशाल्लाह किसी नौयत की भी कोई कंप्लेंट किसी तरफ रहेगी नहीं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये एक जिस तरह आप एक बिजनेस करने के लिए ट्रांसपेरेंसी की अशद जरूरत है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है अपनी मालूमात दें। मेरा ख्याल है हुकूमत को भी चाहिए कि वो इसकी पूरी मालूमात जो है उनको लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि ये जो जिसका जितना हिस्सा है एक तो उसे हासिल किया जाएगा, और उसके अलावा ये 176 किलोमीटर की जो नहर बनाई जा रही है ये फोर्ट अब्बास तक आ रही है। अच्छा। चोलिस्तान से भी आगे जा रही है फोर्ट अब्बास। तो ये पूरा कोई 1.2 मिलियन एकड़ आपके पास जो है आबाद होगा, और जब आबाद होगा तो यहाँ पर आपके पास जो सिक्योरिटी का सारी दुनिया बात करती है जी फूड सिक्योरिटी, हम वो भी इंश्योर कर सकेंगे। और मौसमियाती तौर पर भी इसकी जो यानी तब्दीलियां मौसम में हो रही हैं उसका भी जो ऐसे असरात जिससे कि चीजें जो हैं वो खराबी की तरफ जा रही हैं, जब ग्रीनरी होगी तो वहां पर भी वो सैटेलाइट वो भी जो है उससे हम सैटेलाइट से चेक कर सकते हैं कि जिस किस्म की हमारे पास ग्रीनरी की जाएगी उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। और उसमें आपको अब ये अंदाजा कीजिए कि एक 40 एकड़ पे 40 दरख्तों के ऊपर 1 टन जो है वो आपका कार्बन क्रेडिट मिलता है। और 1 एकड़ में जो है वो तकरीबन आप एवरेज कह लें कि 200 दरख्त भी अगर लगते हो तो 5 टन कार्बन क्रेडिट जो है वो आप $100 का कार्बन क्रेडिट फी एकड़ आप सिर्फ इसी से हासिल कर सकते हैं। तो अगर 1.2 मिलियन की जमीन हमारी जो है वो आती है काबिले काश्त होती है तो आप उससे जो है 100 से अंदाजा कर लेंगे कितना कार्बन क्रेडिट जो है आप इस आबादी से जो है हासिल कर सकते हैं। 2 साल 3 साल के अंदर जितनी आपकी ये कीमत अदा की जा रही है कनाल बनाने की, सिर्फ आप कार्बन क्रेडिट से ही हासिल कर लेंगे। सही, ठीक। अच्छा, तो नासिर शाह बुखारी साहब, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि दरियाए सतलुज से निकलने वाला जो नहरी निज़ाम है या फिर जो महफूज शहीद कैनाल की हम बात कर रहे हैं, इस पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इस हद तक जायज़ नज़र नहीं आते, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि जब सैलाबी पानी का रेला आता है या सैलाबी पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो फिर उस वक्त इस दरिया के ज़रिए नहरों में ये पानी आता है। तो उस पानी को यूटिलाइज़ करने के लिए ये तमाम तर हम देख रहे हैं कि प्लानिंग्स हो रही हैं कि जो समंदर में जाके ज़ाया हो जाता है उस पानी को ज़ाया होने से बचाया जाए और किस तरह से हम उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसका ये एक प्रोसेस है। नहीं, ये वाला पानी तो समुद्र में भी नहीं जाता जी। अच्छा। ये तो इधर उधर फैल के सैलाब की तबाहकारियां जो है उसमें इजाफा कर देता है। सतलुज का पानी समुद्र में तो नहीं, दरिया सिंध का पानी समुद्र में जाता है। सही।
तो वो उससे इसका कोई ऐसा ताल्लुक तो नहीं बनता। तबाहकारियों से बचने के लिए हम इस सैलाबी पानी को किसी पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर एतराज तो बिल्कुल। नहीं बनता। मेरा ख्याल है कि ये मालूमात जैसे जैसे लोगों तक पहुंचेगी और उस वक्त उनको ये एहसास हो जाएगा कि ये जो उनकी मिस इन्फॉर्मेशन है, जी जी ये उनके लिए जो है एक मालूमात के जरिए एक बेहतर राह की तरफ लोगों को ले जाएगी। ठीक है ये सर। जी जी हमारी यानी पूरी कौमी सोच के अंदर जो है मिस इन्फॉर्मेशन अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसको लोग फैला देते हैं, तो उससे लोगों को मालूमात में कमी होती है और फिर मीडिया उसको लेके कैरी करता है। माफ कीजिएगा, आपका प्रोग्राम तो एक खास अच्छे मकसद के लिए है, जी लेकिन उमूमन मैं देखता हूँ कि मीडिया के अंदर लोगों की जो सोच है वो नेगेटिविटी को फैलाने की होती है। सही। और तो हम उससे किसी भी इनको मंसूबे इज्तनाब के करना पॉजिटिव चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल किसी भी मंसूबे के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं और उसकी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मंसूबे समर आवर साबित होने के बजाय नुकसान का सबब समझे जाने लगते हैं और लोगों में ये मिस इन्फॉर्मेशन गलत फहमियाँ बढ़ाती हैं। बहुत शुक्रिया। नासिर शाह बुखारी हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन है KSB के, और हम कुछ बातचीत कर रहे थे इस वक्त ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हवाले से कि एक तरक्की के लिए जो मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की के लिए तश्कील दिया गया है उसको क्यों मुतनाज़ा बना दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कि अगर मालूमात ज़्यादा और दुरुस्त जमा कर ली जाएं तो फिर लोगों तक भी वही फैलाई जाएंगी और क्या मकासद हैं इस मंसूबे के ये बासानी लोग समझ सकेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ शहर में रमजानुल मुबारक के दौरान ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिए। काबू पा लिया और अब अल्लाह का शुक्र है कि सूरत हाल तकरीबन नॉर्मल रहती है इफ्तार तक। अच्छा, ये बताइए कि जो अवाम है वो ट्रैफिक कवानीन की कितनी पासदारी करती नजर आती है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि इफ्तार से कुछ देर कबल ही दफातर की छुट्टी होती है और लोगों को घर लौटने की, घर वापसी की ज्यादा जल्दी होती है, तो क्या इसमें कोई ट्रैफिक कवानीन जो है वो फॉलो किए जा रहे होते हैं या जिसकी जो समझ में आता है वो रुख इख्तियार करता हुआ सड़क पर अपनी गाड़ी ले जाता है? नहीं, हम इसके निफाज के लिए हम खड़े होते हैं जी। हमारा जो स्टाफ है वो इफ्तार ही अपने पॉइंट्स के ऊपर करता है, इसी वजह से कि कहीं कोई और हादसा पेश ना आ जाए। शुरू एक दो रमजान में भी पब्लिक में थोड़ा सा इस्तिराब पाया जाता है कि वो जल्दबाजी में होते हैं, उसके बाद वो भी पुरसुकून हो जाते हैं और जल्दबाजी की नौयत तो देखने में नहीं आती। सही। कमर साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो कराची में ट्रैफिक के मसाइल हैं, शायद उसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन की मद में सिर्फ एक ही जरिया मौजूद है और वो है गाड़ियों का इस्तेमाल। मास ट्रांजिट मंसूबे की अगर हम बात करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि इस मंसूबे के नाफिजुल अमल होने से जो ट्रैफिक का बोझ सड़कों पर है वो कुछ कम हो जाएगा और दीगर जराए इस्तेमाल करते हुए भी लोग अपनी नकलो हमल को आसान बना सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आप देख रही होंगी कि मुसलसल हुकूमत कोशिश कर रही है और ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, ये सब इसी का पार्ट है और अंत तक मेहनत है इसमें। इस सब को कहीं पे बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, तो कहीं अंडरपास बन रहे हैं। अब जब तक एफर्ट नहीं, मुसलसल एफर्ट है। पाकिस्तान, कराची जो है पाकिस्तान का मेगा सिटी है और इसमें रोज आप गाड़ियों का इजाफा देखती हैं, तकरीबन 11,000 तो मोटर बाइक एक महीने में इसका इजाफा हो जाता है। हमारी रोडों पे रोडें वही रहती हैं और गाड़ियों में मुसलसल इजाफा है। लीजिंग, कार लीजिंग की स्कीम्स हैं, जो नौजवान थोड़ा सा बेहतर तनख्वाह कमाने लगता है वो कुछ रकम देके गाड़ी उठा लेता है मार्केट से और वो भी रोड के ऊपर आ जाती हैं। तो बेहद गाड़ी का इनफ्लो है, इन्फ्लक्स है इसके अंदर ट्रैफिक के वॉल्यूम बढ़ाने में, और रोड उतनी ही है। तो गवर्नमेंट मुसलसल इस सही में लगी रहती है। हमारी सूबाई गवर्नमेंट भी और हमारा जो इदारे हैं, महकमे हैं, वो सारे इसी में कोशिश रहते हैं कि बेहतर से बेहतर इंतजाम किया जाए ताकि कम्यूटर्स को और जो गाड़ियां अप्लाई कर रही हैं रोड्स के ऊपर उनको सहूलत मुयस्सर आ सके। इस वक्त कौन से ऐसे आप समझते हैं कि मरकजी शाहराहें हैं या किन इलाकों की शाहराहें हैं जहां पर ट्रैफिक स्लो है और कुछ तरक्याती कामों की वजह से है या किस वजह से उन इलाकों में ज़्यादा ट्रैफिक डिस्टर्ब रहता है, तो जो शहरी हैं वो किन औकात में उन सड़कों पर सफ़र करने से गुरेज करें? नहीं, मैं समझता हूँ कि शहरियों के लिए तो हर वक्त ही शहर खुला हुआ है। हमने पाबंदी लगाई है हेवी ट्रैफिक पे। हेवी ट्रैफिक के लिए डंपर्स पे पहले नहीं थी पाबंदी, क्योंकि वो जो तामीराती काम के चीजें थी वो लेकर वो चलते थे, लेकिन अब उसकी पाबंदी है और रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक सिर्फ वो अपने
व्हीकल्स ला सकते हैं। शहरी तो किसी भी वक्त उनको किसी वक्त भी उनके ऊपर पाबंदी नहीं है, और मैं कोई एडवाइस नहीं करूंगा कि वो किस रोड पे किस वक्त जाएं किस वक्त न जाएं। रोड्स के ऊपर चलना उनका हक है, और अपनी प्रेफरेंसेस जरूर यकीनन देख के जाएं, तरजीह देख के जाएं कि हमें कहाँ से जाना है, क्या रूट इख्तियार करेंगे। एक जो प्रूडेंट पर्सन करता है वो तरीक़ाकार इख्तियार करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर कमर रिजवी, एसएसपी सेंट्रल ट्रैफिक, और कुछ कराची में रमज़ान मुबारक के दौरान ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से हम इनसे बातचीत कर रहे थे कि आखिर क्या वजूहात हैं कि तमाम तर प्लानिंग्स के बावजूद भी इफ्तार से कुछ देर कबल ही जो है वो हमें मेन शाहराहों के ऊपर, मेन शाहराह फैसल के ऊपर और दीगर जो ऐसी मेन मरकज़ी शाहराहें हैं जहाँ पर ज़्यादा दबाव आम दिनों में भी होता है, वहाँ ट्रैफिक का दबाव जो है रमज़ानुल मुबारक में भी बरकरार देखा जा रहा है। इस पर कुछ बातचीत की, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बातचीत करेंगे गिरा फरोशी के हवाले से की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में, कि जो दावे किए जाते थे कमिश्नर कराची की जानिब से कि जो टीमें तश्कील दी गई हैं वो प्राइस कंट्रोल, जो उनकी टीमें हैं वो मुकम्मल तौर पर मार्केटों में विजिट्स करती रहेंगी और चेक करती रहेंगी कि किन कीमतों पर चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं और किन कीमतों पर चीज़ें फ़रोख्त क्यों नहीं की जा रही हैं जो सरकारी निर्ख हैं। इस पर कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के दौरान महंगाई के उस जिन की जो रमज़ान से चंद दिन कबल ही काबू से बाहर हो जाता है। गो के बेहद दावे किए जाते हैं इंतज़ामिया की जानिब से कि महंगाई को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, टीमें तश्कील दी जाती हैं, कमिश्नर्स के अहकामात होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम ये देखते हैं कि कुछ भी अमल पैरा होता हुआ नज़र नहीं आता, और किसी भी चीज़ की कीमत जो है, चाहे वो फ्रूट्स हों चाहे वो अजनास हों, आसमानों से बातें करती नजर आती है, और जो सरकारी निर्ख होते हैं उसको खास करके दुकानदार हजरात अनफॉलो कर देते हैं। ऐसा क्यों है, और क्या इस मरतबा भी रमज़ानुल मुबारक के दौरान कुछ ऐसी ही सूरत हाल शहरियों को फेस करनी पड़ रही है? इस बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदे हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के, सीनियर एंकर पर्सन है बिलाल एहसन। बहुत शुक्रिया बिलाल एहसन, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। ये बताइए कि आप रोजाना की बुनियाद पर मार्केटों में मौजूद होते हैं, सूरत हाल आपकी नज़रों के सामने है, किस तरह से दुकानदार खरीदारों के साथ भाव-ताव करते नजर आ रहे होते हैं, जो प्राइस लिस्टें हैं कमिश्नर की उस पर कितना अमल दरामद हो रहा होता है, क्या सूरत हाल है इस वक्त बाजार में महंगाई की? देखिए समीन, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया। बात ये है कि जो आपने बात कही है, ये बात मेरे ख्याल है कि हर बरस हर साल, आप भी माशाल्लाह काफी दिनों से मीडिया में ही हैं, तवील अरसे से, तो आपको भी अंदाजा होगा कि रमजान मुबारक के शुरू होते ही जो एक अफरा तफरी फैलती है पूरे मार्केट के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर, वही सूरत हाल है इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर साल की तरह हम देखते हैं कि कमिश्नर कराची तमाम स्टेक होल्डर्स को वो बुलाते हैं, एक इजलास बुलाते हैं, उनसे तमाम चीज़ें तय की जाती हैं। उन तय करने के बाद लिस्टें शाया होती हैं, जिसे सरकारी नखनामा कहा जाता है। वो सरकारी नखनामा जो है वो मुख्तलिफ दुकानों में, मुख्तलिफ जगहों पे जो उसको आविज़ा करना जो है वो एक कानूनी मतलब के कानून है, लेकिन लोग इसको अमल दरामद नहीं करते। वो जो वजूहात ये होती हैं कि हमने ग्रोसरी आइटम्स को देखा, हमने चिकन के रेट्स को देखा, बीफ एंड मटन के रेट्स को देखा, हमने फ्रूट्स के रेट्स को देखा। इन तमाम रेट्स में जितने भी तय होते हैं, इन रेट्स पे आपको कहीं भी कोई सामान जो है ना होलसेल ग्रोसरी मार्केट में, ना फ्रूट मंडी में, ना सब्जी मंडी में खुद भी नहीं मिलता। ये पता नहीं रेट कहाँ से लेकर आते हैं, और ये रेट जो है वो अज्यूम करते हैं, और कमिश्नर कराची साहब डंडे के जोर पे जो है वो रेट को तय करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं समीन आपको एक मिनट बता दूं कि ये चिकन जो है वो 650 रुपए किलो के हिसाब से बेचने के जो अहकाम दिए गए हैं, मार्केट में 750 रुपए बिक रहे हैं। जब हमने पीछे से जाके मालूम किया, हमने उसकी तहकीक की, तो हमें पता चला कि जनाब कि ये तो टोटल जो है 550-600 रुपए में तो सिर्फ दुकानदार को वो चीजें पहुंचनी है, तो वो 650 में कैसे बेचेगा वो? बहुत इस तरह बीफ के गोश्त है, बीफ के 750 रुपए उन्होंने कहा कि हड्डी वाला गोश्त बेचें, कैसे बेचेंगे, कैसे उसे पूरा करेंगे? वो पीछे से अगर आप जाएं, एक गाय खरीदें, उसको ज़िबा करें, उसको आप देखें तो वो रकम जाके 900 से 1000 रुपए किलो आपको घर में पड़ेगा, तो वो कैसे बेच दें 950 रुपए में या 750 रुपए में? इसी तरह मटन का जो 2000 रुपए किलो के हिसाब से उन्होंने तयन किया है, जबकि मार्केट में 2800 रुपए किलो बिक रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि गैर हकीकी जो ये रेट लिस्ट होती है, ये गैर हकीकी रेट लिस्ट जो है बाजारों में जो अफरा तफरी पैदा करती है, और हर साल
साल हमने ये देखा और मौजूदा बजट भी यही सूरत हाल है। सही। तो जिस तरह आपने कहा कि ग्रोसर्स एसोसिएशन मौजूद है, ये जो शिकायत सामने आती हैं और जिस तरह अभी बात हुई कि रमजान मुबारक से कबल हर साल इजलास होता है और इजलास में ये कीमतें तय की जाती हैं, तो ग्रोसर्स एसोसिएशन के जो नुमाइंदे मौजूद होते हैं वो ये कीमतें जो कम कीमतें होती हैं या जो उनकी कीमत खरीद से भी बाहर होती है उसको क्यों तय किया जाता है? और क्या इस सिलसिले में कुछ डिस्कशंस होती हैं कि अगर 750 की चीज कोई पड़ रही है तो वो 650 के रेट कमिश्नर की लिस्ट में क्यों रखे गए? आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब वहां पे कमिश्नर ऑफिस में तमाम स्टेक होल्डर्स जब मीटिंग कर रहे होते हैं, जिसमें कि बीफ भी, मीट मटन वाले भी, चिकन वाले भी, ग्रोसर भी, फ्रूट मंडी वाले भी सारे होते हैं, तो वे क्यों नहीं करते? बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। मैंने अभी एक जुमला कहा था कि डंडे के जोर पे ये होता है कि कमिश्नर ऑफिस में जब वो मीटिंग में कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो कमिश्नर साहब बैठते हैं, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स बैठते हैं, मुतालिक अफसरान बैठते हैं, तो वहां पर जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अंडर प्रेशर होते हैं। अब अंडर प्रेशर होते हैं, अब वहां पर आर्ग्यू करने का मकसद ये होता है कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जमहूरियत हमारे यहाँ सिर्फ नाम की चीजें होती हैं, लेकिन जमहूरियत में ये होती है कि आप दूसरे की बात भी सुने। सही। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक चिकन की जो जिसकी दुकान है वो 750 रुपए फी किलो के हिसाब से गोश्त बेच रहा है तो वो अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि उसको इतने में ही पड़ रहा है तो वो 650 में बेच के अपना नुकसान नहीं करेगा। लिहाजा अगर इसको महंगाई के जुमरे में रखा जाता है तो इसको महंगाई कहना गलत होगा। कम होगी तो चीजों की कीमतें बढ़, आप जितने भी तायुन कर ले रेट का। अगर सवाल है कि फ्रूट मंडी में फ्रूट महंगा है, अब फ्रूट मंडी में फ्रूट महंगा है तो ठेले वाला या शहर के अंदर जो फ्रूट है वो कैसे सस्ता बिकेगा? सिंपल सा है कि रेट नहीं है, हुकूमत का रेट नहीं है, फ्रूट मंडी में हुकूमत का रेट नहीं है, होलसेल ग्रोसर्स पे भी जो है हुकूमत रेट नहीं है। वो वहां वादे कर लेते हैं, वादे करने के बाद जब बाहर आते हैं वो मुकर जाते हैं। बात ये कि रेट नहीं है वहां पर, ना असिस्टेंट कमिश्नर फ्रूट मंडी में जाते हैं, ना वो कहते हैं कि जनाब यहाँ माफिया है, वहां पर उनको खतरा होता है, सिक्योरिटी नहीं होती। ग्रोसर्स वाले जो है वो वहां कहते हैं कि वहां सिक्योरिटी नहीं होती, वहां पर झगड़े का खतरा होता है। मार्केटों में जाते हैं वो पुलिस के साथ जाते हैं, तो एक गरीब, ईमानदारी की बात यह है कि अगर फंसता कोई है तो वो ठेले वाला फंसता है, वो ठेले वाले फंसता है, वो ठेले वाले पे ही जुर्माने होते हैं, ठेले वाले जो है वो बेचारा जो है वो मतलब कि ज़ेरे आताब आता है। अब बात वही होती है कि अवाम की भी जो है बात में समझ में की बात है कि अवाम जो कहते हैं महंगाई हो गई, महंगाई होगी। आप समीन आप ये देखें कि लोग मिठाई की दुकान पे जाते हैं, 1800 रुपए की किलो की मिठाई खरीदते हैं, वहां कोई कुछ नहीं कहते। ये 1200 रुपए की फेनी खरीदते हैं अच्छी जगहों पर, देसी की वाले, वहां जाके कुछ भी नहीं बोलते। 15 हजार के जूते खरीदते हैं, वहां कुछ नहीं बोलते। ये अपना खाना खाने जाते हैं, 2800 रुपए 3200 रुपए कढ़ाई गोश्त खाते हैं, वहां कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर फ्रूट वाला अगर 20 से 25 रुपए अगर बढ़ा दे तो वो ये कहते हैं महंगाई हो गई, महंगाई होगी। तो बात ये है कि सिंपल सी बात ये है कि इसमें अवाम का भी कसूर है। अवाम भी जो है वो पता नहीं क्यों रोजे के अय्याम में जब शुरू के रोजे होते हैं, उस रोजे के अंदर जो है वो उनके अंदर इतना ज्यादा जो है हविस होती है खाने की कि वो टूट पड़ते हैं चीजों पे। जब चीजों पर आप टूटेंगे, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो चीजों की रेट तो वैसे ही बढ़ने हैं। तो ये हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स ये है कि इकोनॉमिस्ट नहीं है हमारे यहाँ रेट को तय करने वाले लोग जो है वहां अंडर प्रेशर होकर डर कर जो है वो उनकी बात मान लेते हैं कमिश्नर कराची की, जब बाहर आते हैं तो वो उससे मुकर जाते हैं। ये अच्छा, लेकिन इसमें एक एलिमेंट हमें जखीरा अंदोजी का भी नजर आता है। डिमांड एंड सप्लाई की बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट से चीजें शॉर्ट कर दी जाती हैं और वो जखीरा कर ली जाती हैं बाद में महंगे दामों फरोख्त करने के लिए। ये सूरत हाल भी हमने देखी कि अभी रमजान से कुछ दिन पहले भी इसी तरह से एक जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई हुई और ड्यूरिंग रमजान भी इस तरह के ऑपरेशन हो रहे होते हैं, तो इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? हाँ, आप बात करते हैं ना कि ये जखीरा अंदोजी, जखीरी तौर पर जखीरा अंदोजी में जो है ये ताजरी इन्वॉल्व होते हैं। अब बात ये होती है कि जखीरा अंदोजी जो होती है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम फ्रूट मंडी में थे आज से 3 दिन पहले, तो वहां बताया गया ये केले हैं, खरबूजे हैं और तरबूज का अभी सीजन ही नहीं आया है, दीगर जो फल है, ये इनके जमींदार जो है, ये जमींदार सारे के सारे हुक्मरान हैं। ये हुक्मरान में जो MNAs MPs बैठे हुए हैं, इन्हीं की जमीनें होती हैं। ये अपने जमीनों से चीजों को महंगा बेचते हैं या उसको रोक लेते हैं और कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत के 2 इदारे हैं जिनमें के खासतौर पर ब्यूरो सप्लाई है, उनके अपने गोदाम है, वहां पर जाकर ये सारे के सारे जो है वो जमा होते हैं।
अब ये तो पुलिस का काम है, ये तो इनको चाहिए कि इंटेलिजेंस के तौर पे ये लोगों से जहां गोदाम है वहां छापे मारें, या वहां कुछ भी नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ डंडा चलाते हैं स्टेक होल्डर पे, जिनमें जो कि इनके काबू में आ जाते हैं। ये उन ग्रोअर पर कोई सख्ती नहीं करते कि वो वहां से महंगा क्यों बेच रहे हैं, फ्रूट मंडी पे ज्यादा सख्ती नहीं करते वहां महंगा क्यों बिक रहा है। ये सिर्फ छोटे छोटे लोगों को पकड़ते हैं। अब जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की बात है, हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है कि हम जखीरा अंदोजी नहीं करने देंगे और उनको हम सजा देंगे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन दुनिया को पता है कि कहां कहां पर गोदाम है और कहां कहां पर गोदाम है और वहां क्या क्या चीजें वहां जो है जखीरा की हुई है। तो एक बड़ी वजूहत ये है कि हुकूमत की रेट नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया। बिलाल अहसन हमारे साथ मौजूद थे और चूंकि हुकूमत की रेट नजर नहीं आती अपने अहकामात पर अमल दरामद कराने में, लिहाजा इसका खुमियाजा भी अवाम को ही भुगतना पड़ रहा होता है, जिसके नतीजे में इस वक्त हम देख रहे हैं कि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में लोगों को वो आम अशिया जो आम दिनों में मुनासिब कीमतों में दस्तयाब होती हैं, इस वक्त दुगनी कीमतों से भी ज्यादा में उनको फरोख्त की जा रही हैं। कुछ बातचीत करेंगे अब इस वक्त कराची में एक ऐसे कत्ल केस के हवाले से जो अभी तक मुअम्मा बना हुआ है। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा कत्ल केस का मामला, तहकीकात कहां तक पहुंची हैं, तफ्तीश में अब तक क्या कुछ सामने आ चुका है और मामलात क्या रुख इख्तियार करते नजर आ रहे हैं, क्या वाकई अरमगान पर यह जुर्म साबित हो सकेगा। आज जो कार्रवाई हुई है, दोबारा FIA ने छापा मारा है अरमगान के घर पर, उसमें क्या कुछ शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं और कितने वो जो है वो सबूत काफी हो सकेंगे अरमगान को मुस्तफ़ा का कातिल साबित करने में, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ एहसान यूनुस। एहसान, ये बताइएगा कि आज एक मरतबा फिर हमने देखा है कि एक तहकीकात में पेशरफ्त के सिलसिले में एक और कार्रवाई की गई है, FIA की जानिब से घर पर छापा मारा गया है। क्या कुछ जब्त किया गया है और जो चीजें कब्जे में ली गई हैं क्या वो काफी होंगी इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए? क्या एहसान हमारे साथ मौजूद हैं? जी एहसान, बताइएगा कि आज भी एक कार्रवाई हुई है, FIA ने छापा मारा है अरमगान के घर पर, क्या कुछ वहां से लिया गया है तहवील में और कितना वो साबित हो सकेगा इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए? जी देखिए, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में हर रोज एक नया मोड़ जो है वो सामने आ रहा है। मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों को जो तहकीकात इस केस से मुतल्लिक दी गई हैं, जैसा कि असले से मुतल्लिक CTD इंटेलिजेंस जो है वो तहकीकात करने में मसरूफ था। हालांकि इतना जदीद तरीन असला इस मुलजिम के पास जो है वो कैसे पहुंचा। इसके साथ साथ जो लैपटॉप AVCC पुलिस की जानिब से बंगले से हिरासत में लिए गए थे, उससे मुतल्लिक तहकीकात के लिए FIA को जो है वो एक खत लिखा गया था कि इससे मुतल्लिक तहकीकात की जाए कि इस कॉल सेंटर से जो है वो क्या क्या गैर कानूनी काम जो है वो किए जाते थे। इसके साथ साथ मंशियात से मुतल्लिक जो केस SIU CIO को सौंपा गया था। अब मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे इस केस पर काम तो कर रहे हैं, मगर हम देखते हैं कि किसी भी इदारे ने अब तक की जो पेशरफ्त है तफ्तीश में, वो रिपोर्ट्स जो है वो सामने नहीं आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये तहकीकाती इदारे किसी बंद गली में दाखिल हो गए हैं, सामने दीवार है और पीछे खाई है। अहले खाना को भी जो है किसी किस्म का कोई जवाब जो है वो नहीं मिल रहा। अब जो मुकद्दस हैदर DIG CI हैं, उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज जो है वो बयान सामने आया था कि अगर मुल्जिमान एतराफ अदालत के सामने ना भी करें तो उसके बावजूद पुलिस के पास इतने शवाहिद मौजूद हैं कि इनकी सजा के लिए जो है वो काफी होंगे। आज FIA की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल जो है वो मुलजिम अरमगान के बंगले पर दोबारा पहुंचा था और वहाँ मकान का जो है मुकम्मल तौर पर जायजा लिया गया था। वहां से और भी शवाहिद जो है वो हासिल किए गए हैं। 80 के करीब लैपटॉप बताए जा रहे हैं उस बंगले से जो है वो दोबारा FIA के छापे के दौरान जो है बरामद किए गए। इसके साथ साथ 98 मुख्तलिफ इकसाम के जो कॉल सेंटर के चलाने के लिए तमाम दर सामान था, वो जो है तहवील में FIA की जानिब से लिया गया। अब देखना ये है कि FIA इस केस में जो है वो कहाँ तक तहकीकात करती है, क्योंकि अब तक जिन तहकीकाती इदारों को केस से मुताल्लिक तफ्तीश सौंपी गई थी तो कोई भी पेशरफ जो है वो सामने नहीं आ सकी है। मुलजिम साहिर हसन, जिससे मंशियात फरोशी के इल्जाम के तहत पहले गिरफ्तार किया गया, 109 में शामिल तफ्तीश CIA की जानिब से उसको किया गया और बाद उसे कत्ल में ही नामजद कर दिया गया। अब अगर एक मुलजिम का मंशियात फरोशी से ताल्लुक है और वो इनको ड्रग जो है वो बेचता था, तो उसको अगर कत्ल में नामजद कर दिया गया, अगर वो कत्ल के मुकदमे से बरी होता है तो लाजमी इसका बेनिफिट जो है वो दोनों जो मरकजी मुल्जिमान है इस केस के उनको भी मिलेगा। मगर ये पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो शवाहिद पुलिस ने हासिल किए हैं उनकी मदद से जो है वो मुल्जिमान को सजा हो सकती है। जैसा कि जब मुल्जिम अरमगान का दोबारा पुलिस को रिमांड मिला तो उसे जाए वकुआ पर ले जाया गया, जहाँ मुस्तफ़ा आमिर को ले जाकर उसको गाड़ी समेत जो है वो जला दिया गया था। तो तहकीकाती इदारे ये बताते हैं, जो CIA
सीआईए के तफ्तीशकार हैं, उनका कहना है कि पूरा एक रोड मैप भी जो है वो तैयार किया गया है, मुख्तलिफ मकामात की सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी कलेक्ट की गई है, और इसके साथ साथ जो सीडीआर रिकॉर्ड है वो भी जो बलूचिस्तान में मौजूद जो है मुल्जिमान पाए गए हैं सीडीआर रिकॉर्ड के मुताबिक। तो ये शवाहिद उनके मजीद भी इसमें शवाहिद हैं जो पुलिस का कहना है कि कारामद साबित हो सकते हैं मुल्जिमान की सजा के लिए। मगर जो कॉल सेंटर बताया जा रहा था बड़े पैमाने पर चलता है, अब इसमें नई पेशरफ ये सामने आई है, ये दावा जो है वो किया जा रहा है एफआईए हुकाम की तरफ से कि 76 के करीब जो कराची में मुख्तलिफ मकामात पर कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे उन्हें इसी मुल्जिम अरमगान के बंगले से जो है वो ऑपरेट किया जाता था। ऐसा समझा जाए कि ये कॉल सेंटर्स जो कराची में चलते हैं इनका ये हेडक्वार्टर डीएचए फेज 6 खयाबान मोमिन में मुल्जिम अरमगान के बंगले से जो है वो ऑपरेट किए जाते थे। अब इस हवाले से तहकीकात का दायरा कार जो है वो मजीद बढ़ा दिया गया है। आज एफआईए की टीम जब वहां पर पहुंची तो उनके हमरा पुलिस की भारी नफरी भी जो है मौजूद थी, जो घर के बाहर जो है मौजूद रही। अंदर एफआईए हुकाम जो है घर के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने पूरे जो है वो बंगले का जो है मुआयना किया और वहां से कई अहम शवाहिद जो है वो हासिल किए गए हैं। 80 के करीब मुख्तलिफ कंपनियों के लैपटॉप जो है वो बरामद किए गए हैं। इस हवाले से जब मुल्जिम अरमगान के वालिद का बयान सामने आया तो उन्होंने कहा था कि 600 के करीब लैपटॉप जो है वो घर से सीआईए हुकाम लेकर गए थे, मगर जो कार्रवाई में सीआईए ने शो किए तो उन्होंने 64 लैपटॉप शो किए थे, 10 के करीब हेडफोन्स जो है वो शो किए थे। आज एफआईए ने दोबारा इस बंगले से 80 के करीब जो है वो लैपटॉप बरामद किए। इसके साथ साथ जो कॉल सेंटर को चलाने के लिए दीगर सामान बंगले में मौजूद था उसे भी जो है वो तहवील में लिया गया। अब एफआईए जो है वो तहकीकात करने में मसरूफ है कि कौन कौन लोग जो है वो इस बंगले पर। एहसान, ये मुझे बताइए कि जब इस केस का मंजर आम पर ही आया तो इब्तदा में कुछ ड्रग्स के मामलात सामने आए, फिर उसके बाद डिजिटल करेंसी और कॉल सेंटर जैसी चीजें जो है वो सामने आना शुरू हो गई। अब आज जो आप बता रहे हैं कि एक नया मोड़ सामने आया वो ये कि शहर में 76 से जायद कॉल सेंटर्स का ये एक हेड ऑफिस तस्वुर किया जाता है जो यहाँ से कंट्रोल किए जाते थे। तो ये जो कॉल सेंटर्स हैं और ये जो हेड ऑफिस था, इन कॉल सेंटर्स में क्या काम होता है? क्या डिजिटल करेंसी से मुताल्लिक कोई इसमें मामलात तय पाते हैं या खरीदो फरोख्त की कोई चीजें हैं? ये कॉल सेंटर्स किस मसरफ के मद में जो है वो काम करते हैं? देखिए, पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी की ट्रांजैक्शन का, क्रिप्टो करेंसी का और ये डब्बा का काम टोटल जो है वो इलीगल है। इससे पहले भी सीटीडी और सीआईए हुकाम कई कॉल सेंटर पर जो है वो छापे मार चुके हैं, मगर उन मुल्जिमान को जो है पकड़ा जाता था और डिजिटल करेंसी अपने अकाउंट्स में जो है मुबैना तौर पर पुलिस वाले जो है वो अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करा लेते थे। उन्हें भारी अदायगी के बाद जो है वो उन मुल्जिमान को रिहा कर दिया जाता था। मगर अब चूंकि ये इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और इसमें जो इंकशाफात सामने आए, मुल्जिम को जब गिरफ्तार किया गया और इसके रहन सहन और पुरतईश रहन सहन जब इसका देखा गया तो उस पर तहकीकाती इदारों ने फैसला किया कि इस केस से मुतल्लिक जितने भी मुल्जिमान कॉल सेंटर जितने कराची में चल रहे थे इनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जाए। क्योंकि आए रोज हम देख रहे हैं कभी वजीर दाखिला की जानिब से इस केस पर जो है वो तफसीलात मांगी जा रही हैं। अब भी कायमा कमेटी जो सूबाई है उसकी जानिब से इजलास जो है वो 8 फरवरी को जो है वो रखा गया है। उसमें डीजी नार्कोटिक्स को भी तलब किया गया है, आईजी सिंध को भी जो है बुलाया गया है कि केस से मुतल्लिक अब तक की जो तफ्तीश में जो है चीजें सामने आई हैं उनसे मुतल्लिक कमेटी को जो है वो आगाह किया जाए। अब जो केस पर तहकीकात की जा रही है तो अब नजर आ रहा है कि कॉल सेंटर जो कराची में चल रहे हैं इनके खिलाफ एक भरपूर क्रैकडाउन जो है वो अब शुरू कर दिया गया है और अब इन मुल्जिमान को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। माजी में इस तरह के जब वाकयात रिपोर्ट होते थे, अभी हाल ही में हमने एक केस रिपोर्ट किया, मंगू पीर के इलाके से एक नौजवान को पुलिस ने जो है वो अगवा किया। सीटीडी की टीम थी और उसमें जब उस शहरी को अगवा किया गया तो 90 लाख रुपए की पाकिस्तानी डिजिटल करेंसी जो है वो मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर पाई गई और उसके बाद उसे अधमरी हालत में सदर के इलाके में सीआईए की पुलिस पार्टी जो है वो फेंक कर फरार हो गई थी। जब मेट्रो वन न्यूज पर यह खबर नशर हुई उसके बाद पुलिस हुकाम को होश आया, वाकये का मुकदमा मंगू पीर थाने में दर्ज किया गया और जब तहकीकात शुरू की गई तो उसके बाद जो है वो सीआईए के कई अफसरान को जो है वो ओहदों से भी हाथ धोना पड़ा, जिनमें 24 साल से एक ही ओहदे पर तैनात राजा उमर खिताब जो सीटीडी इंटेलिजेंस विंग के इंचार्ज थे उनको भी जो है वो ओहदे से हटाया गया। तो ये कोई नई बात नहीं है। कॉल सेंटर से मुतल्लिक माजी में भी मुल्जिमान गिरफ्तार होते थे मगर पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार करने के बाद छोड़ देती थी। अब क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है तो इस पर तहकीकाती इदारे जो है वो दिलचस्पी से काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बंगले पर जब आज एफआईए की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल की
टीम ने छापा मारा है। तो जो 2 लग्जरी गाड़ियां बंगले में मौजूद थी उनको भी FIA की जानिब से जो है वो तहवील में लिया गया है। बताया जाता है FIA हुकाम की जानिब से कि मुबैना तौर पर ये जो लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो कॉल सेंटर यहाँ पर चलाया जा रहा था, इसी के पैसों से ये खरीदी गई गाड़ियां थी जिन्हें तहवील में लिया गया। और मुल्जिमान को जब शामिल तफ्तीश किया जाएगा तो इससे मुतालिक मजीद इंकशाफात जो है वो सामने आएंगे। क्या है कि ये किस तरीके से कॉल सेंटर को ऑपरेट किया जाता था और ये गाड़ियां क्योंकि कोई लीगल इनकम सपोर्ट जो है इनका नहीं था, टोटल इलीगल काम जो है मुल्जिमान कर रहे थे और उसी पैसे से जो है इन्होंने ये गाड़ियां खरीदी थी। तो इससे मुतालिक तहकीकात जो है वो की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस हमें बता रहे थे इस फॉलोअप के हवाले से जो इस वक्त मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के सिलसिले में अब तक की इंक्वायरी में सामने आ सका है। और आज जो एक अहम कार्रवाई एक बार फिर अरमगान के घर पर FIA की निगरानी में हुई है, उनकी सरबराही में हुई है, जिसमें इस बात का इंकशाफ सामने आया है कि शहर में 76 से जायद कॉल सेंटर्स का हेडक्वार्टर था। अरमगान का ये घर जहां से इनको ऑपरेट किया जाता था और इनको डील किया जाता था, और ये तमाम तर कॉल सेंटर्स वो डब्बा गोल करने वाला काम करते थे, जिसमें कहा जाता है कि डिजिटल करेंसी की मद में यहाँ तमाम तर इलीगल एक्टिविटीज सर अंजाम पाती हैं। और अक्सर व बेशतर शहर में इन कॉल सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाइयां या क्रैकडाउन देखा गया, लेकिन तहवील में लिए जाने वाले, हिरासत में लिए जाने वाले मुल्जिमान के खिलाफ अदम सबूत की बिना पर कोई ठोस जो हम देखेंगे कार्रवाई नहीं सर अंजाम पा सकी। इसका क्या हम नतीजा देखेंगे कि रिजल्ट नजर आएगा आज की इस कार्रवाई का, कोई बड़ी कड़ी साबित हो सकेगा या नहीं, आने वाले वक्त में देखेंगे। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। एक और मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।